आज की डेट में लोग कह रहे हैं कि जब हम जंग जीत रहे थे तो इसको खत्म करने की जरूरत कहाँ आ रही थी। बहुत सारे सवाल उठे। भारत ने बहुत ही बड़ा कदम लिया। अच्छा। तो हमारी पब्लिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बीच रास्ते में छोड़ दिया है, हमने अपना बदला ले लिया है। पाकिस्तान में एक आतंकवादी पैदा कैसे होता है? मैं तो बोलता हूँ कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की सॉसेज फैक्ट्री है। 3 मरते हैं, रक्त बीज नहीं होता वो क्या, इसका गिरता था एक और तैयार हो जाता। पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि वो रक्त बीज की तरह है। इस बार का जो थप्पड़ पड़ा है उसकी गूंज आपको लगता है कितने साल तक रहेगी? पाकिस्तान में तीन लोग हैं, मुल्ला, मिलिट्री और मिलिटेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राइमिंग करने के लिए बोला है। वो आतंकवाद जिसको हम लोग जड़ से खत्म करना चाहते हैं, बहुत बड़ी चोट दी है हमने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है काम पूरा हो गया है? एक बात मैं बता दूं आपको कि आतंकवाद जो है जड़ से कभी भी नहीं खत्म हो सकता। आपका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आपने लिखा था दुनिया कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा से जूझ रही है। जो कट्टरता का शिकार होता है उसका जो माइंडसेट चेंज करना, उसका जो सॉफ्टवेयर चेंज करना इतना आसान नहीं। अभी मसूद के घर वाले 14 घर वालों की हम लोग ने अटैक किया तो उसमें जान गई है, और पाकिस्तान सरकार ने 14 करोड़ रुपए दिए हैं। उसमें ये भी आवाज उठ रही है, उसके समर्थक ये कह रहे हैं कि अब इसको नजरबंद से हटाना पड़ेगा क्योंकि भारत को जवाब यही दे सकता है। मैं तो बोलता हूँ हटाओ, बाहर लाओ, बाहर दिखा रुकेगा। अगर हमको कहीं मिला ये तो फिर हम ये नहीं वेट करेंगे कि सीज फायर कर रहे हैं भाई जी, तो ठोका जाएगा, उसको मारा जाएगा। कितना जहर भर देते होंगे उस आदमी के मन में कि वो अपने शरीर पर बम बांध के और उड़ा लेता है अपने आप को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों की। युद्ध विराम हो गया है और अब आगे की तस्वीरें क्या निकलकर सामने आती हैं। आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको कैसे समझा जाए। इसके साथ ही साथ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, डोनाल्ड ट्रंप को देखें, या फिर हम पाकिस्तान का जो सपोर्ट करने वाले दो देश हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, और आगे की रणनीति क्या हो सकती है पाकिस्तान की, उस पर हम बातचीत और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। दुष्यंत सर, बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला, बहुत थैंक यू सर। आज की स्थिति अगर हम देखें तो आज हम कहाँ खड़े हैं? सब पूरे देश में एक अलग माहौल बना हुआ था, और आज की डेट में लोग कह रहे हैं कि जब हम जंग जीत रहे थे तो इसको खत्म करने की जरूरत कहाँ आ रही थी। बहुत सारे सवाल उठे, तो इसको कैसे देखा जाए? नमस्कार अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। मैं आपकी बात को एक छोटे से परिप्रेक्ष्य में जवाब देना चाहूँगा जी। देखिए, देश जब भी युद्ध करता है जी तो 3 बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखता है। सबसे पहला होता है रीजनिंग, यानी कि कारण जी। दूसरा होता है इमोशंस, जो कि पब्लिक की तरफ से आता है, और ये इमोशन डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। पब्लिक उतनी ही ज़्यादा उत्तेजित होती है, और जो सही भी है जी, क्योंकि ये भी एक प्रेशर पॉइंट है किसी देश को युद्ध में जाने के लिए। और तीसरा चीज होता है चांस, यानी कि मौका, और मौका जो होता है वो हमेशा मिलिट्री लेती है, रिस्क जो है वो मिलिट्री लेती है। तो ये तीनों चीजों का जब सही समन्वय बनता है जी, तब कोई देश जो है, रीजनिंग जो है गवर्नमेंट करती है, क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके पास। तो जैसा आपने देखा होगा इस पूरे प्रकरण में, जब से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। बिल्कुल। ऐसा वही देश करता है जो एक कावर्ड होता है, देश कमजोर देश करते हैं इस तरह की हरकत, और खास तौर से ह्यूमैनिटी के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ। मेरे ख्याल से इससे बदतर एग्जाम्पल और कोई नहीं होगा। सो हमारे को जो रीजंस थे जी, वो बहुत ही ज्यादा थे इस तरह के ऑपरेशन को करने के लिए। पब्लिक इमोशन भी बहुत हाई था, और क्योंकि ये हमारे एक तरह से हमारे सोवरेनिटी पे हमला हुआ था, तो मिलिट्री को भी बहुत रीजन था कि इसका जवाब अच्छी तरह से दिया जाए। लेकिन जो आपने कहा कि हमने क्यों नहीं पूरा इसको आगे किया, तो आप देखेंगे कि हमारे देश के कई सारे उद्देश्य हैं जी। पहला उद्देश्य तो ये है कि इस तरह की जो घटना होती है उसका जवाब
इस तरह से दिया जाए ताकि जो देश है या जिसने इस कार्रवाई के पीछे जिसका हाथ है, जिसका एविडेंस हमको मिला है, उसको दर्द और चोट पहुंचे और ऐसी चोट पहुंचे कि अगली बार वो इस तरह की हरकत करने की हिमाकत न करे। सो एक फोर्स कैलिब्रेशन एक चीज आती है। दूसरा चीज ये होता है कि क्या एक ही चीज करके हम उस चीज को हासिल करना चाहते हैं या कई सारी जो हमारे देश के अंदर नेशनल पावर है जी, उन सबका इस्तेमाल करें। तो आपने देखा होगा डे 1 से हमने धीरे धीरे अपने उस पावर को दिखाना शुरू किया। और इसमें अगर आप देखें सिंधु वाटर जल ट्रीटी जो है जी, वो एक ऐसा कदम था जो आज तक भारत ने 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 47 में तो था ही नहीं, ये पर्टिकुलर ट्रीटी नहीं थी, कभी भी इसको इन्वोक नहीं किया। कारगिल में नहीं इन्वोक किया और कई सारे मुंबई अटैक आप देख लिए, कितना बड़ा अटैक था, वहाँ नहीं इन्वोक किया हमने। पुलवामा हुआ हमारे सामने। हाँ, बट मैं कहने का मतलब है कि इस बार का जो हमला था वो एक ऐसा हमला था जिसपे कि भारत को बहुत ही कड़ा कदम लेना था। तो पहला कदम तो हमने नॉन काइनेटिक लिया जो सिंधु वाटर ट्रीटी है। बिल्कुल। और आज भी वो तड़प रहा है, आज भी वो बोल रहा है कि हम बात करने को तैयार है। हाँ। पहले वो बात करने को तैयार नहीं होता था, लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि सिंधु वाटर ट्रीटी कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो मैं मानता हूं कि भारत ने बहुत ही बड़ा कदम लिया। अच्छा। तो हमारी पब्लिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बीच रास्ते में छोड़ दिया है। ऑपरेशन सिंधु जो है भारत ने स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। इसका भी ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली बोला है और फौज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी हमने बड़ा क्लियरली बोला है। हमने सीज फायर नहीं बोला है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी तरफ से ऑपरेशन टेम्परेरीली पॉज किया गया, स्थगित किया गया है। इसका ये मतलब है हमारा उद्देश्य था आतंकवाद के खिलाफ जी लड़ाई करना का जवाब देना। आतंकवाद के खिलाफ हमने एक फुल प्रूफ एक्शन लिया जो कि जिसने आतंकवाद की एक तरह से मैं कहता हूं कि कमर तोड़ दी है। बिल्कुल। हमने उसके बाद क्या स्टेटमेंट दी थी, हमने कहा था हमारे देश के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एक फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी थे और सेना के 2 बिल्कुल प्रतिनिधि थे, स्पोक्स पर्सन थे, एक और दोनों लेडीज थे। उन्होंने क्या बोला था कि हमने अपना बदला ले लिया है, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। हम सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, बशर्ते पाकिस्तान इसको एस्केलेट ना करे। ये पहले दिन की स्टेटमेंट है। इससे हमारे देश की स्ट्रेटजी समझिए। हमारी स्ट्रेटजी ये नहीं थी कि हम 30 दिन 50 दिन 60 दिन की लड़ाई लड़ें। बिल्कुल। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो देश इस तरह का काम कर रहे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हमास हो, उनका क्या हश्र हो रहा है। 4 साल से लड़ाई में है। क्या हमारी भारत की जो जनता है, अगर हम बिना युद्ध को पूरी तरह से लड़े अपना मकसद अगर हम हासिल कर लेते हैं वो ज्यादा अच्छा है, या फिर कि हम पूरी तरह से इस तरह से अपने देश को क्योंकि लड़ाई में देखिए, लड़ाई एक सस्ता ऑप्शन नहीं है। लड़ाई एक बहुत ही कीमती ऑप्शन है, बहुत ही खर्चीला ऑप्शन है। बिल्कुल। लड़ाई की जो कॉस्ट होती है उसमें आपने देखा होगा 1971 की लड़ाई के बाद क्या हुआ था। हमारे देश में गरीबी हटाओ और इस तरह के नारे लगने लग गए थे, क्योंकि लड़ाई में जो खर्च होता है वो बहुत ज्यादा। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है। आप सोचिए, सबको ध्यान में रखना है और आप अल्टीमेट ध्यान रखिए, हमें अमृत काल में 2047 तक अपने देश को एक डेवलप्ड विकसित भारत बनाना है, सशक्त भारत बनाना है। सुन्जू ने कहा है अगर हम बिना लड़े ही दुश्मन को नीचे कर दें, वो सबसे बड़ी युद्ध की स्ट्रेटेजी होती है। तो हमने एक मिश्रण किया है, दोनों का एक मिश्रण किया है और वो चल रहा है अभी, बंद नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को समझना चाहिए कि देश की नीति कैसे। सर, इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। लेकिन क्या उसका उतना इम्पैक्ट पड़ा
पाकिस्तान के ऊपर, हमने देखा सीज फायर की बात की और उसके बाद तुरंत उसका उल्लंघन भी किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो क्या ये पाकिस्तान को सुधारने के लिए या उसको समझाने के लिए जो किया हमने हम सबके सामने है, लेकिन क्या उसके समझ में आया? क्या वो पलटेगा नहीं? या फिर वो आतंकवाद जिसको हम लोग जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत बड़ी चोट दी है हमने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है काम पूरा हो गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आतंकवाद के बारे में आपको बताऊंगा, तब आप समझ जाएंगे कि जो हमने किया क्यों किया। एक बात मैं बता दूं आपको कि आतंकवाद जो है जड़ से कभी भी नहीं खत्म हो सकता है। BC से मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर क्राइस्ट से बात कर रहा हूँ। आतंकवाद दुनिया में है, भारत में भी आतंकवाद बहुत पहले से है। उसके रूप बदल जाते हैं, उसकी शक्ल बदल जाती है, उसका तरीका बदल जाता है। हाँ, अब देख लीजिए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आता हूँ तो अगर देश, पूरे विदेश और देश ग्लोबल पिक्चर देखेंगे तो सबसे पहले लोग जो बोलते हैं जहाँ आतंकवाद शुरू हुआ था वो एनार्किज्म से शुरू हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इस तरह के जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए, पब्लिक ने जो राजाओं के खिलाफ, उस समय के जो किंग्स थे उनके खिलाफ एक्शन लिया, तो वो करीबन 40 साल चला। बिल्कुल। फिर रशिया में सत्ता परिवर्तन हुआ, फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो आप इंग्लैंड में भी बदल गया। इंग्लैंड में किंग जो था एकदम बोलते हैं कि वो एक सिंबॉलिक हो गया, तो वहाँ डेमोक्रेसी थी। सो एनार्किज्म के बाद क्या आया? एनार्किज्म के बाद जहाँ जहाँ इन लोगों ने कॉलोनीज बना रखी थी दुनिया में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो डच हो, यहाँ पर रेवोल्यूशन शुरू हो गया, यहाँ पे वायलेंस शुरू हो गया। तो वो भी एक तरह से एक वायलेंस था। उसमें भी लेडीज, चिल्ड्रन मारे जाते थे। सो टेरर एक्ट तो उधर भी था, वो करीबन 40 साल चला। उसके बाद जब लोगों को आज़ादी मिल गई तो लोगों ने देखा कि भाई आज़ादी तो मिल गई है जी, अब खाने पीने के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई, तो कम्युनिज्म आ गया। अब सारे देशों में कम्युनिस्ट वायलेंस की वो चली, टेररिज्म सारा कम्युनिस्ट ड्रिवन हो गया। हमारे देश में पहली बार, अगर आपको याद हो, उस फेज में नक्सलिज्म उस समय शुरू हुआ था, नक्सलवादी से। बिल्कुल। इसी तरह से पूरे लैटिन अमेरिका में कम्युनिज्म आया, क्यूबा में कम्युनिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स आए। तो ये कम्युनिस्ट्स का एक अलग वो कर्डिज, जो कर्ड्स आज लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत पहले से लड़ रहे हैं, उस समय वो लोग जो थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे। लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी करीबन 30-35 साल के बाद धीरे धीरे बैक सीट पे आ गई, क्योंकि रशिया हार गया, USSR का खंडन हो गया, USSR बिखर गया। सो चाइना ने भी अपना वो टैग चेंज कर लिया, वो आधा कैपिटलिज्म आधा कम्युनिज्म, इस तरह की वो आया। तो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से लोगों का विश्वास उठ गया। लेकिन 1979 का जो रेवोल्यूशन हुआ ईरान का, उससे लोगों को लगा अरे रिलीजियस अगर हम आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं तो सत्ता परिवर्तन तो बड़े आसानी से हो सकता है। वो शुरुआत हुई रिलीजियस टेररिज्म की, जो अभी तक चल रही है। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, ये सारे के सारे जो देश हैं, इराक हो, ये रिलीजियस टेररिज्म के तहत इन्होंने सत्ता परिवर्तन भी कर लिया। इसके पहले टेररिज्म हमेशा सरकारों से हारा है। खाली नेशनलिज्म जो कॉलोनियल टाइम में हुआ, वही एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि वायलेंस जो है उस समय की जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो गलत गवर्नमेंट थी, गलत इरादे से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना रखी थी, चाहे वो ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, जो भी हो, वो सब हारे और दुनिया आज़ाद हुई। दुनिया इस मेहनत से, उसको छोड़ के कभी टेररिज्म जीता नहीं है, कभी नहीं जीता है, नहीं जीता। और इस बार भी मैं मानता हूं कि नहीं जीतेगा। लेकिन कहना कि ये खत्म हो जाएगा जड़ से, वो नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि इसके बाद क्या हो सकता है, मैं वही पूछना ही है, क्योंकि सर ये तो फिर लंबी लड़ाई है, जीवन भर की लड़ाई है। बिल्कुल, इसका कोई अंत नहीं है। आपका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें कुछ पॉइंट थे, मैं उसको लेके आया। आतंकवाद पे आपने बहुत अच्छा उस पर रिसर्च की थी और उस पर लिखा और बाकायदा आंकड़ों के साथ दिया। तो उसमें आपने लिखा था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में विचारधारा की भूमिका होती है, इसका आपने अभी जिक्र भी किया है। दुनिया कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा से जूझ रही है, इस्लामिक विचारधारा से जूझ रही है। सर, इसका क्या मतलब है, कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा? अनुज जी, मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी है
कि देखिए इस्लाम जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिलीजन है। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं कुवैत के, जी, उन्होंने एक किताब लिखी है इस्लामिक जिहाद के ऊपर, और उन्होंने बोला है कि 3-4 तरह के इस्लामिक लोग होते हैं। एक जनरल इस्लामिक है जो कि जनरली उसको कोई इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं होता है। कुछ एक होते हैं जो कि थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हैं और थोड़ा ज़्यादा रिलीजियसली ओरिएंटेड हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि उनका जो लेवल ऑफ जो इन्वॉल्वमेंट है विद रिलीजियस प्रोसीजर्स वगैरह और भी ज़्यादा होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस्लाम को गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जैसे वहाबीज़म हो गया, सलाफिज़म हो गया, इस तरह के जो इज़म वाले लोग हैं जी, ये एक तरह से कट्टर कैटेगरी में आते हैं। इसलिए मैंने मेंशन किया था कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहा है। अब आप देखिए भारत जो है दुनिया का दूसरा ऐसा बड़ा देश है जिसमें इस्लाम के लोग, इस्लाम को धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। बिल्कुल। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए आप देखेंगे कि एक जो थी हमारी जो वीर थी वो व्योमिका सिंह थी, और दूसरी जो वीरंगना थी जो हमारी वो कुरैशी थी। ये एक मैसेज दिया है हमने सामने वाले को कि भाई गलती इस्लाम में नहीं है, गलती आपकी सोच में है, गलती आपके इंटरप्रिटेशन में है, गलती आपके टू नेशन थ्योरी में है, गलती आपने इस्लाम को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान में किस तरह से लोग रहते हैं, क्या वो इस्लामिक लगते हैं किसी भी एंगल से? बट रीजन, लड़ाई करने के लिए कोई रीजन चाहिए तो उन्होंने ये किया। इसलिए मैंने बोला था कि एक कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का एक मैंने अलग से एक वो दिया था जी। तो आप देखिए हमारे पास पता नहीं कितने ऐसे जनरल्स हैं जो मुस्लिम हैं, सैयद अता हसनैन, बिल्कुल, जनरल महमूद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान में एक मुझे हिंदू जनरल बता दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। तो ये लोग कट्टरता के शिकार हैं। जो कट्टरता का शिकार होता है उसका जो माइंडसेट चेंज करना, उसका जो सॉफ्टवेयर चेंज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, सो इसलिए मैंने इस बात का सर ये सॉफ्टवेयर चेंज कैसे होगा? देखिए ये सॉफ्टवेयर चेंज तो एक लंबी प्रक्रिया है। अगर आप सोचें कि एक लड़ाई करके आप इनका सॉफ्टवेयर चेंज कर दें तो 71 के बाद तो इनका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाना चाहिए था। बिल्कुल हो जाना चाहिए था। 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनके देश को आधा टुकड़ा कर दिया, फिर भी नहीं चेंज हुआ। तो इसीलिए हमने एक कॉन्शियस डिसीजन ली कि इनको सजा दें, डेटरेंस को काम करने का मौका दें कि भाई हम ये कर सकते हैं और अगर आप कुछ करोगे तो अगली बार और बड़ा होगा। देखिए डेटरेंस का सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है डर। अगर हम उसके अंदर ये कंटिन्यूअस डर बिठा के रखेंगे कि भाई कुछ करोगे तो और मार पड़ेगी, तो ये जो डर है हमने जो बैठाया है, हम अपनी नीति बदल के किया है। पहली नीति जो हमने बदली है वो है कि टेरर को हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। एक्ट ऑफ वॉर का क्या मतलब है? सिंपल मतलब है कि अब हम आतंकवाद और पाकिस्तान की मिलिट्री में कोई फर्क नहीं करेंगे। हमारे लिए पाकिस्तान की मिलिट्री भी उतना ही जायज टारगेट है जितना कि एक आतंकवादी है। तो अगली बार जब आप एक्शन करोगे तो मिलिट्री भी ठुकेगी, आतंकी भी ठुकेगा। पहला चीज, फिर कुछ नहीं देखा जाएगा, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर बोल दिया ना आपने। हमारी लड़ाई अब उसके पूरे युद्ध तंत्र से है। उसके बाद दूसरा चीज जो हमने किया है कि भाई ये टॉक, ट्रेड और ये पानी और खून ये सब एक साथ नहीं होगा। सो जाओ, नहीं तो वैसे ही रहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा भारत ने अपना स्टैंड कहीं चेंज नहीं किया है। भारत ने अपना स्टैंड वही रखा है। अभी तक सिंधु जल ट्रीटी पर कोई भी समझौते पर कोई भी हमने पोजीशन चेंज नहीं करी। पोजीशन हमारी वही है। श्री जयशंकर जी ने भी वही बोला है, वी स्टैंड बाय अवर अनाउंसमेंट। उसी तरह से अगर आप देखें आतंकवाद पे हमने बोला है कि जो जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, जो हमको मिलते जाएंगे
हम उनको ठोकेंगे। तो अगर हाफिज सईद मिलते हैं तो युद्ध विराम नहीं है ये। हाफिज सईद रिस्पॉन्सिबल है, अजहर महमूद रिस्पॉन्सिबल है। मुंबई अटैक, पठानकोट अटैक, और पठानकोट अटैक तो मैंने ही लड़ा था उनके खिलाफ। अच्छा। तो मुझे पता है कि जैसे मोहम्मद ने किया है, अगर हमको कहीं मिला ये तो फिर हम ये नहीं वेट करेंगे कि सीज फायर कर रहे हैं भाई जी, तो ठोका जाएगा, उसको मारा जाएगा। किस तरह से मारा जाएगा तो भारत के सुरक्षा तंत्र पे छोड़ दीजिए। पब्लिक को इतना विश्वास होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का जो भी मकसद है वो पूरा होके रहे। सर, पठानकोट की जरा कुछ यादें ताज़ा करिए दर्शकों के लिए। अब देखिए कैसे क्या हुआ था उस समय। अब देखिए, पठानकोट की अगर मैं जिक्र करूंगा तो एक अलग से ही एक आपको पॉडकास्ट करना पड़ेगा जी। उसके लिए शायद आप मुझे बाद में याद कर सकते हैं। जी। इतना जरूर कहूंगा कि पठानकोट के अटैक के पीछे जैश ए मोहम्मद का पूरा हाथ था। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो आतंकी होते हैं ना, आतंकियों को जो इस तरह से मोटिवेट, रेडिकलाइज और बरगला दिया जाता है कि उनको अपने मकसद को कंप्लीट करना एक वो हो जाता है, भगवान का फरमान हो जाता है, अल्लाह का फरमान हो जाता है उनके लिए। क्योंकि मैंने उनकी कम्युनिकेशंस देखी थी। तो ऐसे लोगों को तो खत्म करना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं। वो क्योंकि वो सुधरेगा नहीं, उसका सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं सुधरेगा नहीं कभी। ठीक है, हाफिज सईद का सॉफ्टवेयर नहीं सुधरेगा सॉफ्टवेयर किनका, जो इनके आका हैं, जो उनके बैकर्स हैं, उनका सॉफ्टवेयर शायद सुधर जाए। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ दिनों के बाद ये अपने आकाओं की नहीं सुनते। बिल्कुल। तो अब वो तो आकाओं की गलती है। भाई तुमने पैदा ही क्यों किया इनको। अब प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना, एक दिन ये इन्हीं को ही खा जाएगा। तो मुझे तो यही लगता है कि आसिम मुनीर के दिन गिने हैं अभी, और उन्हीं के लोग उनको खाएंगे। अभी मसूद के घर वाले 14 घर वालों की हम लोग ने अटैक किया तो उसमें जान गई है, और पाकिस्तान सरकार ने 14 करोड़ रुपए दिए हैं। सर, ये तो बड़ा अजीब सा है मामला। और एक सर इसमें और जोड़ देता हूँ, उसमें ये भी आवाज़ उठ रही है, उसके समर्थक ये कह रहे हैं कि अब इसको नज़रबंद से हटाना पड़ेगा क्योंकि भारत को जवाब यही दे सकता है। तो हम तो बोल रहे हैं आप हटा दीजिए उसको नज़रबंदी से। नज़रबंदी पहली बात तो है नहीं उसकी, ये गलत स्टेटमेंट है। उसकी कोई नज़रबंदी नहीं है। उसको पाकिस्तानी आर्मी का सुरक्षा कवच मिला हुआ है, उसको छुपा के रखा गया है। तो मैं तो बोलता हूँ हटाओ, बाहर लाओ। मैंने पहले ही आपको बताया, बाहर दिखा ठुकेगा, उसकी लोकेशन पता चली ठुकेगा। ठीक है। सो चाहे हाफिज सईद साहब हो, चाहे सैयद अब्दुल्ला हो, ये सारे के सारे आतंकी हैं, कमजोर हैं, डरपोक हैं, अपने साथियों का साथ छोड़ करके अलग छुप के बिल में छुपे हुए हैं। ऐसे आदमियों की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं इस मामले में ये भी मानता हूँ कि जो दुनिया के बाकी देश हैं उनको रिकग्नाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है आतंकियों का गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कमज़ोर है, पाकिस्तान की मिलिट्री जानबूझ करके ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, इसलिए उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो IMF का लोन हो, चाहे FATF हो, चाहे UN में हो। अब लेकिन ऐसा होता है कि सब देश अपना उल्लू सीधा करते हैं, तो चाहे वो US हो, चाहे वो चाइना हो, अगर उनको थोड़ा बहुत फायदा दिख रहा है पाकिस्तान से, जो कि ऑब्वियस है, थोड़ा फायदा है उन लोगों को, तो इसलिए वो लोग इस तरह की पोजीशन लेते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से जिंदा रहे। मैं तो बोलता हूँ किसी तरह से लिक्विड ऑक्सीजन में रहे। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर पाकिस्तान को जितना कमजोर करते जाएं उतना बेहतर रहेगा। कठपुतली कहा जाए पाकिस्तान को तो गलत नहीं होगा बाकी देशों के। पाकिस्तान मेरे हिसाब से कठपुतली नहीं है। पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह के माहौल में ऐसे ढाल लिया है कि वो सबका फायदा उठा रहा है। वो अमेरिका का फायदा उठा रहा है, चाइना का फायदा उठा रहा है, आतंकियों का फायदा उठा रहा है, और उसकी इस तरह करने की एबिलिटी का कारण सिर्फ ये है दो। जी। एक तो है कि वो समझता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी किसी भी तरह के आतंकवाद से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी चाइना को जवाब देने में, क्योंकि वहाँ से उसका जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। चाइना को लगता है कि पाकिस्तान को मैं सपोर्ट करूंगा तो मैं इनडायरेक्टली इंडिया को
तंग करूंगा, डैमेज करूंगा। क्योंकि इंडिया सभी को पता है अब एक राइजिंग पावर है, बिल्कुल। एक ऐसा पावर है जो कि उठ रहा है और बहुत तेजी से उठ रहा है। अगले 15-20 साल में हम लोग 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी जोर शोर से। ये कोई नहीं चाहेगा कि भारत एक नया पोल बन करके उभरे। सो ये दोनों जो सुपर पावर हैं या ग्रेट पावर कह लीजिए अभी इस समय, क्योंकि अमेरिका मेरे हिसाब से नीचे जा रहा है, चाइना अब वहीं ठहर गया है, चाइना भी धीरे धीरे नीचे जाएगा, चाइना के आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं रह गई है। ये दोनों नहीं चाहते हैं कि एक तीसरा पावर भी खड़ा हो जाए जो कि उनको डायरेक्ट चुनौती दे। वो चाहे कितनी भी कोशिश करने, भारत आगे रहेगा। इसीलिए जो भारत कोई भारत की सरकार जो कोई स्टेप लेती है, जो कोई डिसीजन लेती है, उसके पीछे बहुत दूर की सोच हो। और हमारी जनता राइटफुली नजदीक की सोचती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, 3 चीजें हैं, इमोशन, रीजन और चांस। बिल्कुल। तो पब्लिक के लिए इमोशन है, गवर्नमेंट के लिए इमोशन कम, रीजन ज्यादा है, और मिलिट्री के लिए रिस्क ज्यादा है। ठीक है। सो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाके युद्ध होता है। तो हमने अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है और स्ट्रेटजी काम आएगी। आप देखेंगे सब लोग पीछे हट रहे हैं। अमेरिका ने अपने स्टेटमेंट्स वापस लेने शुरू कर दिए। बिल्कुल। ट्रम्प पे भी हम आएंगे सर। आप अपनी ताकत पे विश्वास रखिए। हम डोनाल्ड ट्रम्प पे भी बात करेंगे, लेकिन आपकी आर्टिकल का एक पॉइंट मेरे से छूट गया। आपने उस आर्टिकल में सर करिश्मा नेताओं का जिक्र किया है, वो थोड़ा सा अगर आप डिस्क्राइब कर पाए तो। देखिए, करिश्मा का मतलब होता है एक ऐसा पावर जो कि एक आदमी या कोई भी जो आदमी या औरत, मैं खाली आदमी की बात नहीं करूंगा, उसकी प्रेजेंस से ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। उसमें एक ऐसा खिंचाव है, आकर्षण होता है, जिसकी वजह से वो लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है। तो जब वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करता तो उसको मोटिवेट करने की ताकत उसकी जो है, एक जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे में अंदर उतनी करिश्मा नहीं है, तो मैं शायद एक लिमिटेड इम्पैक्ट करूंगा पब्लिक के ऊपर। लेकिन अगर जिस आदमी के पास एक करिश्मा है, वो ये जो एक ऐसी ताकत होती है जिससे कि लोग उससे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो पाइड पाइपर की शायद अगर आप लोगों ने कहानी सुनी हो कि वो चूहों को वो करता है तो सारे के सारे उसके पीछे चले जाते हैं और बाद में वो उनको ले जाके नदी में फेंक देता है। बिल्कुल। तो करिश्मा भी एक ऐसी ताकत है कि जो लोगों को मोटिवेट कर सकती है, गलत काम के लिए भी और अच्छे काम के लिए भी। तो मैंने जो आप उसमें जिक्र किया था वो गलत कामों के लिए था, आतंकवाद से जोड़ते हुए, जिसमें मैंने ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया था। इनफैक्ट पूरी जो आर्टिकल थी ओसामा बिन लादेन के ऊपर थी। बहुत पुराना आर्टिकल का, मेरे ख्याल से 2021 का आर्टिकल है। 2021 में मैंने दोबारा लिखा था। एक्चुअली वो मैंने लिखा था 2008 में, कुछ अलग तरीके से लिखा था, बट उसी को मैंने रिप्रोड्यूस किया उस समय के हालात को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा चीजें चेंज करके, चीजें बदल करके। सो ये जो करिश्मा होता है, ये लोगों को ऐसे काम करने पे प्रोत्साहित कर देता है जो कि वो शायद नॉर्मली ना करे, जबकि पब्लिक वो शायद ना करे। पब्लिक एक तरह से पागल की तरह उस काम को करती है। तो ये आतंकवादी भी कुछ इसमें करिश्मेटिक होते हैं। माओ उनमें से एक थे, मैं तो माओ को वही मानता हूँ। इसी तरह से हमारे अच्छे लीडर्स भी हैं, वो भी इसी तरह के थे। जैसे आप चाहे हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जी को ले लीजिए, या इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, मोदी जी को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए। बट अटल बिहारी वाजपेयी जी या मोदी जी या इंदिरा गांधी, जहाँ भी ये लोग बात करते थे या जहाँ भी जाते थे, लोग बोलते थे भाई हम वोट किसी को दे रहे थे, हम उनको सुनने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें एक आकर्षण होता है और वो उस आकर्षण का सही फायदा भी उठा सकते हैं, गलत फायदा भी उठा सकते हैं। तो आतंकवादी जितने करिश्मेटिक लीडर्स होते हैं, ओसामा बिन लादेन में मैंने प्रूव किया है उसमें ये करिश्मा था। तो जिसकी वजह से वो लोगों को ऐसे काम करने पर राजी करा लेता था जो कि नॉर्मल इंसान ना करे। जैसे वर्ल्ड ट्रेड टावर का जो उन्होंने वो किया था, जो प्लान बनाया था, बिल्कुल वो अपने आप में उस तरह का प्लान आज तक किसी ने नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक बात है सर। आप तो इतना रिसर्च आपकी है आतंकवाद को लेकर, आतंकवादियों पर आपने बड़ा रिसर्च किया है सर। मुझे एक बात समझना है कि पाकिस्तान में एक आतंकवादी पैदा कैसे होता है। देखिए, पाकिस्तान की थोड़ा सा कहानी अलग है। पाकिस्तान में क्या है कि आतंकवाद जब शुरू हुआ था तो नेचुरल नहीं था।
अपने आप आतंकवाद शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान में आतंकवाद को शुरू कराया गया स्टेट द्वारा। अच्छा। अब उन्होंने कुछ आईएसआई के थ्रू, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उसके थ्रू उन्होंने रिसोर्सेज बनाए, ऐसे लीडर्स चुने जो कि जैसे मैंने अभी बात करी करिश्मा वगैरह की, और भी कई लीडर्स हैं इनके, तो उनको चुन करके एक वो बनाया, जरिया बनाया कि इस तरह के छोटे छोटे मूवमेंट शुरू करें जो कि कश्मीर की जो परिस्थिति है उसको खराब करें। उसकी वजह से भारतीय सेना को वहाँ पे लंबे अरसे तक डिप्लॉय होना हो। जियाउल हक इसके बहुत बड़े क्या बोलते हैं सूत्रधार थे, जिन्होंने बोला था कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। बिल्कुल। सो ये उस स्ट्रेटजी का नतीजा है। और एक बार कोई चीज शुरू हो जाती है तब उसमें एक ऑटोमेटिक मूवमेंट शुरू हो जाता है, उसी के अंदर से लोग निकलने लगते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की सॉसेज फैक्ट्री है। 3 मरते हैं, रक्त बीज नहीं होता वो, क्या जिसका गिरता था एक और तैयार हो जाता। पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि वो रक्त बीज की तरह है। 3 मरते हैं, 3 और पैदा हो जाते हैं। सो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो अगर हम इस नेवर एंडिंग प्रोसेस में नेवर एंडिंग तरीके से जुड़ जाएंगे तो नुकसान इसमें हमारा ज्यादा है। मेरा मानना है कि ऐसा थप्पड़ मारिए कि वो अगले 10, 12, 13 साल तक चुप रहे। मेरा तो मानना है परमानेंटली चुप रहे। लेकिन उस परमानेंटली चुप रहने के लिए हमारी नीति और नीति का पालन दोनों को लगातार करते रहना पड़ेगा। अगर नीति ये है कि हम अगली बार कुछ करोगे तो कड़ा जवाब देंगे, तो वो दिखना चाहिए जमीन पर। किस तरह से दिखना चाहिए जमीन पे? हमारी तैयारियों से, हमारी सेना की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा करके, हमारी बाकी जो कैपेबिलिटीज है शॉर्ट नोटिस पे ऑपरेशन करने की, उसकी काबिलियत को बढ़ा करके ये दुनिया को दिखना चाहिए कि हमारे पास आज अगर 31 स्क्वाड्रन है, कल 40 स्क्वाड्रन होंगे। अगर हमारे पास ड्रोन्स इतने हैं तो कल इतने हो जाएंगे। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई इतनी काबिलियत से हमने इतनी बुरी तरह ठोका है, कल को अगर हमारे पास इसी की 3 गुना ताकत हो गई बिल्कुल तो जरूरत ही नहीं करेगा इस तरह की हरकत करने के लिए। तो ये इस तरह का जो डर है पाकिस्तान की मिलिट्री को और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनके अंदर, अगर हम बिठाते रहेंगे तो मेरा मानना है कि ये जो डेटरेंस है होल्ड करेगा और हम शांति की तरफ बढ़ेंगे। इस बार का जो थप्पड़ पड़ा है उसकी गूंज आपको लगता है कितने साल तक रहेगी? देखिए, गूंज तो पाकिस्तान में तीन लोग हैं, मुल्ला, मिलिट्री और मिलिटेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राइमिंग करने के लिए बोला है, अदरवाइज तो मैं बोलूंगा आतंकी, टेररिस्ट। बट जस्ट फॉर राइमिंग मैंने बोल दिया मुल्ला, मिलिट्री और 3 M's हैं। अब इसमें जो मुल्ला है वो सबसे कम डर लगता है उसको। क्यों? क्योंकि वो जानता है फौज उसको बचा के रख रही है। जी। अच्छा, जो मिलिट्री है उसको कोई वो नहीं है कि बोलते हमारे पास तो इतना वो है, शक्ति है, फलाना है, हम तो बच ही जाएंगे। मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ जी। हम तो बच जाएंगे। पिस्ता कौन है? उनका जवान कॉमन पब्लिक, बिल्कुल, जो बॉर्डर पे रह रहे हैं लोग, ये लोग पिसते हैं। सो जब तक ये डर इन तीनों के अंदर नहीं जाएगा, और आतंकवाद तो मैंने बोला, आतंकी जो होता है वो तो बिल्कुल ही रेडिकलाइज्ड होता है, तो पागल होता है, आधा पागल मैं मानूंगा उसको। वो आंख मूंद करके जाएगा और कुएं में कूद जाता है, वो इस तरह का आदमी होता है। सो इसलिए इसका होल्ड करना डिपेंड करता है हमारी, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, डिपेंड करता है हमारी आगे की कार्रवाई। तो अगर हम सोचे खाली इतना करके ये रुक जाएगा, उसका सॉफ्टवेयर नहीं होगा। उसका सॉफ्टवेयर तभी चेंज होगा अगर उसके अंदर इस डर को हम लगातार डालते रहे। मतलब हर, जैसे कि मैंने कहा, अगर हाफिज सईद दिखता है ठोक दीजिए। देखिए सैयद सलाहुद्दीन और अजहर महमूद कैसे बिल में छुपते हैं कि कभी निकले ही नहीं बाहर। तो जब तक ये डर हम नहीं बिठाएंगे उसके दिमाग में, तब तक ये जो परमानेंट डेटरेंस है वो नहीं होगा। अच्छा सर, हम लोग कभी कभी सोचते हैं, आम पब्लिक, उसको थोड़ा सा और आप बताइएगा, कितना जहर भर देते होंगे उस आदमी के मन में कि वो अपने शरीर पर बम बांध के और उड़ा लेता है अपने आप को? देखिए, जो जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल है,
आतंकियों को एक कॉमन आदमी को आतंकी बनाने में इसमें लेयर्स ऑफ या लैडर होती है एक। पहले उनको आइडियोलॉजी से अवगत कराया जाता है, फिर उसके बाद उनको बोला जाता है कि भाई ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है। फिर इनको बताया जाता है कि ये लड़ाई सृष्टि के अंत तक है, यानी एपोकलिप्स, जब सृष्टि का अंत है तब तक हमें लड़ना है, जब तक कि हमारा मकसद पूरा ना हो जाए। फिर उनको बताया जाता है कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं तोड़ मरोड़ के कुछ लिखे भी हुए हैं कि जहालत के खिलाफ जिहाद करना चाहिए, और ये प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला है। तो अब इस स्टेज पे आने पर तकरीबन वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है कि उसका जन्म जो हुआ है इस जहालत को जो दुनिया में चल रही है उसको ख़त्म करना है। इस्लाम की सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम दिखती है वो ये है कि उसने अपने आप को स्थिर कर लिया है कि जो उस समय लिखा गया तो वही है सब कुछ। मेरे हिसाब से उसको डायनेमिकली और अपने आप को रिफॉर्म करना चाहिए, जो इनके मुल्ला लोग करने नहीं देते हैं। तो अगर वो अपने आप को रिफॉर्म कर, जैसे हिंदुइज्म में देखिए, हिंदुइज्म में क्या है, सभी लोगों को आज़ादी है अपना धर्म पालन करने की। बिल्कुल, क्योंकि हिंदुइज्म धर्म नहीं है, हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है। धर्म इसमें अलग अलग घुसे हुए हैं। कोई जैनिज्म है, कोई बुद्धिज्म में है, कोई वैष्णव की भक्ति करता है विष्णु की, कोई शंकर की भक्ति करता है, कोई दुर्गा की भक्ति करता है, कोई निरंकारी बोलता है नहीं मैं तो किसी चीज में नहीं मानता हूँ, मैं एक शक्ति में मानता हूँ। ठीक है, आप शक्ति की भक्ति कर रहे हैं। हिंदुइज्म में किसी को कहीं नहीं रोका है। इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग रीजन में थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर में बदली होती है, थोड़ा पूजा पद्धति में थोड़ी बदली होती है, बट ओवरऑल जो बेसिक वे ऑफ लाइफ है वो एक है। चाहे वो आप दक्षिण में जाए, उत्तर में जाए, पूर्व में जाए, पश्चिम में जाए, सिंधु से लेकर के इस तरफ क्या बोलते हैं बर्मा बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर तक हमारा रहन सहन का मणिपुर क्या है, पूरा हिंदू वो था, तो हिंदू किंगडम थी। तो ये पूरा हमारा एक जैसा रहा है। ये हम लोगों ने अपने आप अपनी बीच के अंदर दीवारें बना दी हैं। कुछ कुरीतियां आई थी, उन कुरीतियों का समाधान हो रहा है धीरे धीरे। आप देख रहे हैं कि भाई जो दलित और इन सब की लड़ाई वगैरह करते थे उसके ऊपर लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है कि भाई इन सब ये जो हमारे समाज में जो इस तरह की विकृतियां आ गई हैं उसको किसी तरह से दूर किया जाए। लेकिन ठीक है, वहाँ तो ऐसा लगता नहीं है कि अभी आगे आने वाले वक्त में कुछ सुधरने वाला है। सर, ट्रम्प साहब को क्या हुआ? पहले तो उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की और आप कह रहे हैं कि साहब हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए, ट्रम्प शायद मेरे हिसाब से चाहते हैं कि कोई युद्ध ना हो। ये उनकी मुझे लगता है कि जेन्युइन फीलिंग है। वो चाहते हैं कि युद्ध रोकें। इसीलिए आपने देखा होगा वो किसी से भी हाथ मिला लेते हैं। अफगानिस्तान में उन्होंने तालिबान से हाथ मिला लिया। क्यों? उनका एम था कि भाई अब यूएस की फौज अब वहाँ न रहे, बहुत सारी उनकी हानि हो चुकी थी, कई सारे अमेरिकन सिटीजन्स की डेथ हो गई थी, इसी चक्कर में काफ़ी नुकसान हो रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि इसी 2022 तक, और अभी तो ये फिगर तो और बढ़ गई होंगी, 2022 का मुझे याद है 6.4 ट्रिलियन खर्च हो चुका था अमेरिका का जहाँ जहाँ वो लड़ाई कर रहा था। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया मिला कर कोई भी देश इस तरह का जो झटका है, इकोनॉमिक झटका नहीं सहना चाहता, तो उन्होंने ये कर लिया। फिर उसके बाद सीरिया से भी उन्होंने आज कल परसों हाथ मिला लिया। तो मेरे को लगता है कि उसी स्पिरिट में उन्होंने सोचा कि यार इंडिया पाकिस्तान का भी मैं युद्ध रोकता हूँ, क्योंकि मेरा जो है इंडिया के साथ काफ़ी व्यापार है। अब मैं व्यापार की फिगर्स बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। चाइना का जो व्यापार है सालाना, पिछले साल का, उनका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप है वो 1.5 ट्रिलियन है। यानी कि चाइना ने 1.5 ट्रिलियन का फायदा उठाया। एक्सपोर्ट उनके इतने ज़्यादा थे और इंपोर्ट जो था कम था, तो उसने ट्रेड से फ़ायदा उठाया। अमेरिका का देखिए, अमेरिका का 1 ट्रिलियन घाटा था, यानी कि उसने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट ज़्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया। अब
किसी का अगर 1 ट्रिलियन का घाटा हो रहा है तो कोशिश करेगा इस घाटे को पूरा करने के लिए। बिल्कुल। तो इसीलिए वो टैरिफ और इन सब चीजों की बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जाके चाइना से भी हाथ मिला लिया। अब तो चाइना से भी कुछ उनका एक एग्रीमेंट हुआ, हालांकि वो टेम्पररी एग्रीमेंट है, 90 डेज के लिए है जी। उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक शुरुआत कर दी है। एक शुरुआत कर दी है। तो वो अब ये भी देख रहे हैं कि दुनिया का अगला बड़ा मार्केट कहाँ है, इंडिया में। तो उन्होंने सोचा कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड अगर करनी है, अगर ये लड़ाई करने लगे तो ट्रेड कहाँ करेंगे, ट्रेड कहाँ करेंगे। सो इसलिए उन्होंने सोचा कि लड़ाई के लिए कुछ करें, तो उन्होंने जंप द गन कर दिया। मतलब उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि मैंने ही ये सीज फायर वगैरह का और एक मैसेज चला भी गया पूरी दुनिया में, चला गया शुरुआती में दौर। लेकिन उस दिन मैं इंडिया टीवी में था, मैंने उस समय जब कमेंट दिया था उनको, सौरभ जी थे उनके एंकर थे हमारे जी। मैंने बोला इंडिया की ये स्टेटमेंट नहीं होगी। हमारी स्टेटमेंट के पहले मैंने बोला था इंडिया डज नॉट अग्री टू दिस सीज फायर, आई कैन टेल यू इन एडवांस। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और वही हुआ, जब हमारी स्टेटमेंट आई तो हमने बोला टेम्परेरी पॉज है, हम देखेंगे परखेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ये भी नहीं बोला कि सीज फायर होगा। हाँ। तो अभी हम उस स्थिति पे कायम हैं। सो ट्रम्प को लगा होगा, फिर और छेड़ा उन्होंने, कुछ और बयान दिए उन्होंने, यहाँ तक कि आईफोन का भी जिक्र कर दिया उन्होंने कि ये भारत में मत बनाइए जी। लेकिन फिर उनको लगा होगा, उनकी जो आसपास के जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है, उनके जो एडवाइजर थे, उन्होंने बोला होगा भाई अब कर क्या रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपना धीरे धीरे स्टेटमेंट वापस लेनी शुरू कर दी है। क्यों लेनी शुरू कर दी है? क्योंकि खाली अगर वो चाइना पे डिपेंड करेंगे तो चाइना तो उनका कंपटीटर है। भारत का अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत वही करेगा जो उसको फायदे में है, जो उसके फायदे में सही लगे। उनको ये भी पता है कि भारत के अंदर, भारत और अमेरिका के अंदर पिछले 20 साल से कितना एक ट्रेड और रिलेशनशिप बढ़ चुकी है। उनको ख्याल आया होगा कि उन्हें बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, स्टेटमेंट देखे। सो अब वो धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमें पता था वो विड्रॉ करेंगे, क्योंकि भारत को और पाकिस्तान को एक पलड़े में तोलना ये बहुत बड़ी गलती है किसी भी दुनिया के किसी भी देश की। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ भारत, कोई मुकाबला ही नहीं जी। 10 गुना उनसे ज्यादा इकोनॉमी है हमारी जो नेवी है उनसे, उनके पास 30 जहाज हैं, हमारे पास 125 जहाज हैं। बिल्कुल, कोई मैच ही नहीं है। सो विड्रॉ करना था, तो यही एक रीजन था जिससे विड्रॉ कर रहे हैं। ट्रम्प पार्ट 1 हमने देखा सर, ट्रम्प पार्ट 2 भी देख रहे हैं। पहले कार्यकाल में पाकिस्तान पे इतनी मेहरबानी नहीं थी, सेकंड पार्ट पे कुछ ज़्यादा ही उनका प्यार आ रहा है पाकिस्तान के साथ। देखिए उस समय तक चाइना का जो फैक्टर था, वो तब चाइना के साथ ट्रेड काफ़ी हाई था उनका, तो उन्हें ऐसा नहीं लगता था शायद, मेरे विचार से जी, कि चाइना एक बड़ी थ्रेट बन के निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता है उनको लगा है कि चाइना जो है, उनकी जो पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, उनको कम कर रहा है। जैसे चाइना ने कई सारे इनिशिएटिव इस्तेमाल शुरू किए, BRI हो गया, उनके 3 इनिशिएटिव थी, ग्लोबल सिटीजन इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ऐसे इस तरह से करके वो ग्लोबल लेवल पर चाइना जो था अपनी जो थी वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा था। तो वो तो थ्रेट हो गई ना चाइना के लिए। इस बार जो था, अब उनको चाइना को रोकने के लिए कुछ तो चाहिए था। एक ऑप्शन है इंडिया, बट इंडिया तो वही करेगा जो उसके उसके हक में, उसके पक्ष में है। इंडिया अभी चाहता है कि हम ग्रो करें ऐसी ताकत तक, ताकि हम अपने दुश्मनों का बिल्कुल डट कर जहाँ तक हो सके मुकाबला कर सकें। तो हमें कुछ और तैयारियां करनी है, हम इसलिए अपने आप को उस दिशा में ले जा रहे हैं। तो उनको लगा होगा कि भाई पाकिस्तान उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रशिया भी है उनको देखने के लिए। अफगानिस्तान में अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, रशिया उधर आ गया, तो वो भी उनके लिए। सो इस तरह की कई सारे इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। फिक्स नहीं होता है कि ट्रम्प पॉइंट 1 में ये था, ट्रम्प पॉइंट 2 में ये होगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक अमेरिकन एनालिस्ट से बात कर रहे थे, एसोसिएट फेलो रैंड के, उन्होंने बोला ये हेनरी किसिंगर 2.0 है। बस इतना कह के मैं आपको
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अपने आप को खत्म करना चाहता हूँ जी। कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ परमानेंट नहीं है, खाली हमारे राष्ट्रीय हित हैं वही परमानेंट है। सर अभी हमने देखा है पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं जो हमने मार गिराए हैं वो टर्की मेड हैं। अब भूकंप आया, भारत ने बहुत सपोर्ट किया। सर इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए जहाँ तक टर्की का सवाल है, भारत की एक बेसिक नीति रही है इंसानियत, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे ग्लोबल लेवल पर हो। शुरू से, आज से नहीं, शुरू से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। इसमें कभी कोई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लीडर आ गए हैं तो हमने थोड़ा सा और अपने हितों को हार्ड पावर के जरिए इंश्योर किया है। कुछ लोग सॉफ्ट पावर के जरिए इंश्योर करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमें ये तो पता है कि कौन से देश हमारे खिलाफ हैं, कौन से देश हमारे विरुद्ध हैं। हाँ। तो हमें शुरू से पता था कि टर्की जो है उतना फेवरेबल नहीं है इंडिया के साथ। वो पाकिस्तान से उसका पहले से काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। लेकिन जब अर्थक्वेक आया तो एक मानवता की बात थी। तो हमने एक अच्छे एक रेस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पर, जैसे हमने कोविड में किया था, वैक्सीन हमने सभी को दी जिनको जरूरत थी, हमने सबको वैक्सीन दी। वैक्सीन मैत्री का, उसको हमने ऑपरेशन का नाम भी दिया था। उसी तरह से टर्की में भी अगर आपदा आई हमने उनको मदद किया। नेपाल के साथ हमारे कई इश्यूज थे, लेकिन नेपाल में जब अर्थक्वेक आया तो हमने मदद करी है। नेपाल हमारा क्या बोलते हैं पड़ोसी देश है, हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन थोड़ा है। तो इसलिए हमने वहाँ भी मदद करी। टर्की को भी हमने उसी विचारधारा से मदद की। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि युद्ध का नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे पंगा लोगे तो ये नहीं है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। आज हमने अमेरिका को, चाइना को भी भौचक्का कर दिया है अपनी तकनीकी प्रोग्रेस दिखा के, अपनी तकनीकी तरक्की दिखा करके। किसी को उम्मीद नहीं थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है और उसने लिखा है कि दशकों में इस तरह का हमला नहीं देखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि चाहे अफगानिस्तान में यूएस लड़ा हो, चाहे इराक में यूएस लड़ा हो, चाहे क्या बोलते हैं और थिएटर में जहाँ सीरिया में यूएस लड़ा हो, इस तरह का हमला नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ था। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि लोगों पे क्या बीती है, लोग क्यों बौखलाए हुए हैं। चाइना क्यों बौखलाया है, यूएस क्यों बौखलाया है? उनको लग रहा है कि भारत अराइव कर गया है। अभी तक तो राइजिंग बोलते थे, उनको अब लग रहा है कि भारत राइज कर गया है। लेकिन हमें भी पता है कि भारत को और आगे जाना है। अभी भारत के लिए ये अंत नहीं है, ये भारत की शुरुआत है। पिक्चर अभी बाकी है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ। और जनरल मनोज नरवणे ने भी बोला था इस बात को। हम दोनों एक ही स्कूल के हैं, वैसे एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अभी और तरक्की करनी है। हमें अपने जनता की भलाई के लिए हमें अपनी पर कैपिटा इनकम $11,000 ले जानी है। बिल्कुल। अभी इस समय हम $2,500-3,000 के आसपास घूम रहे हैं जी। तो देखिए कहाँ 2,500, कहाँ 11,000। 11,000 आप कन्वर्ट करिए, कितना बनता है रुपए में? मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें उस दूर तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें रास्ता ऐसा बनाना है, कांटों के बीच से रास्ता बनाना है हमको। बिल्कुल। क्योंकि हमारे दोस्त नहीं है कोई, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। और अगर हमें अपना रास्ता खुद बनाना है तो हमें अपनी रणनीति खुद बनानी पड़ेगी, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, या चाहे फिर वो सामाजिक नीति हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक या कूटनीति हो। बिल्कुल सर, आखिर में आप पब्लिक के लिए कुछ कहना चाहेंगे, पब्लिक से कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप क्योंकि बहुत अभी भी कंफ्यूजन है, लोग बहुत ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अभी कंफ्यूज हैं। तो सेना को लेकर और जो ये युद्ध विराम हुआ है उसको लेकर अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। देखिए मैंने ये बात और भी लोगों के साथ की है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। मैं सिर्फ देखिए पहले तो मैं कोई पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और न ही मेरा कोई गवर्नमेंट से सीधा रास्ता है। मैं भी वही जानता हूँ जितना आप जानते हैं। बिल्कुल। जितना आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, थोड़ा विश्लेषण शायद मैं अच्छा कर लेता हूँ। यही एक डिफरेंस होगा। सर आप जो सिस्टम में रहे हैं, सिस्टम में रहा हूँ, लेकिन आज सिस्टम कोई और चला रहा है। आज सिस्टम में नए अधिकारी आ गए हैं, नए लोग आ गए हैं, और वो मेरे से ज़्यादा
मैं कहूँगा कि काबिल हैं इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि बदलाव होता रहता है और बदलाव ही एक ऐसा कांस्टेंट है कि जो कभी नहीं बदलता है। समझ गए आप? सो मेरा मैसेज जो है पब्लिक को यही होगा, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी सरकार, अपनी सेना और अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए। आप सभी देश को आगे बढ़ाने में हाथ बढ़ा सकते हैं अपने अपने तरीके से। कोई आर्थिक क्षेत्र में है वो आर्थिक क्षेत्र में काम करे, जो डिप्लोमेटिक क्षेत्र में है वो डिप्लोमेटिक क्षेत्र में काम करे, जो बिजनेस में है बिजनेस में करे। आप अपनी जो क्या बोलते हैं भविष्य है खुद बनाएंगे, दूसरा नहीं आएगा आपको बनाने के लिए। ये सबसे बड़ा मैसेज है। और नेक्स्ट मैसेज ये है कि निश्चिंत रहिए, भारत की सेना जो है पूरी तरह से सक्षम है अभी भी आगे भी अपने देश की सुरक्षा को कायम करने के लिए। जो भी भारत की सेना को कमी पेशी आती है वो हमारी सरकार और भारत की सेना दोनों मिलकर सही दिशा में काम कर रहे हैं और उनको पूरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो मैं और ये कहना चाहूँगा, ये मत करिए कि एक ऐसी हवा मत बनाइए जिससे पब्लिक प्रेशर में आके कोई गलत काम हो हमारे देश का, जिससे नुकसान हो। हमारा देश सही राह पे चल रहा है और यही मेरा आप सब मतलब आप पब्लिक से वो अनुरोध है कि बिलीव इन योरसेल्फ। बिल्कुल, वी विल सक्सीड, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल सर, और काफ़ी हद तक हम कामयाब होते दिखाई भी दिए हैं इस बार, हर बार दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला दुष्यंत सर और टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बातें की हमसे, तमाम चर्चा की, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी। थैंक यू। जय हिंद अनुज। जय हिंद सर, जय हिंद सर।